कभी भारत के दो नक्शों की कल्पना कीजिए। हाँ। एक 1947 का और एक आज का। हाँ जी। राज्य बदल गए हैं, उनकी सीमाएं, यहाँ तक कि नाम भी। मैसूर कर्नाटक बन गया, बिल्कुल। मद्रास तमिलनाडु। बिल्कुल। और एनसीईआरटी की किताब में एक बहुत दिलचस्प बात लिखी है। ये बदलते नक्शे सिर्फ भूगोल नहीं है, ये भारत में संघवाद मतलब फेडरलिज्म के काम करने की कहानी भी बताते हैं। और आज हम इसी कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। तो आज इसी की परतों को खोलते हैं। हाँ। ये संघवाद आखिर है क्या, और भारत जैसा इतना विशाल और विविधताओं से भरा देश 7 दशकों से ज्यादा समय से एक साथ कैसे है। हाँ, जबकि सोवियत संघ जैसी महाशक्ति तो बिखर गई। वही तो। आज की हमारी चर्चा एनसीईआरटी के इसी अध्याय पर आधारित है, और हमारा मकसद सिर्फ तथ्यों को दोहराना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि भारत की एकता का रहस्य क्या है। तो हम क्या क्या देखने वाले हैं? हम समझेंगे कि संघवाद का मतलब क्या है, संविधान में इसके क्या इंतजाम हैं, केंद्र और राज्यों के बीच तनाव क्यों होता है, और हाँ, क्यों कुछ राज्यों को दूसरों से ज्यादा अधिकार मिले हैं। चलिए तो फिर शुरू करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से। ये संघवाद या फेडरलिज्म होता क्या है? सुनने में तो बड़ा भारी भरकम शब्द लगता है। हाँ, लगता तो है, लेकिन इसे बहुत आसान शब्दों में समझते हैं। ये बस एक ही देश में 2 सरकारों का सिस्टम है। 2 सरकारें? हाँ, एक दिल्ली में बैठी केंद्र सरकार जो पूरे देश के लिए फैसले लेती है, और दूसरी आपके अपने राज्य की सरकार जो आपके क्षेत्र के मामलों को देखती है। अच्छा। और सबसे जरूरी बात यह है कि दोनों सरकारें अपने अपने दायरे में आजाद हैं, मतलब स्वायत्त हैं। मतलब हमारी पहचान भी एक तरह से दोहरी है, जैसे कोई गुजराती भी है और भारतीय भी। बिल्कुल, कोई बंगाली भी है और भारतीय भी। हम दोनों के प्रति निष्ठा रखते हैं। तो किसी भी संघीय व्यवस्था को चलाने के लिए क्या चाहिए होता है? देखिए, एनसीईआरटी के हिसाब से 3 चीजें बहुत जरूरी हैं। पहली, एक रूल बुक, यानी एक लिखा हुआ संविधान जो बताए कि किसके पास क्या शक्ति है। ठीक है। दूसरी, काम का साफ साफ बंटवारा, मतलब डिवीजन ऑफ लेबर, कि कौन क्या काम करेगा। और तीसरी, एक रेफरी। रेफरी मतलब एक स्वतंत्र न्यायपालिका जो किसी भी विवाद की सूरत में फैसला करे। अगर इन 3 में से एक भी पिलर कमजोर हो तो पूरा ढांचा लड़खड़ा सकता है। ये तो हुई कानूनी ढांचे की बात, पर क्या सिर्फ कानून बना देने से देश एक साथ रह सकता है? यही तो सबसे दिलचस्प बात है। एनसीईआरटी इस बात पर बहुत जोर देता है कि असल में संघवाद का कामकाज आपसी विश्वास, सहयोग और एक सम्मान की संस्कृति पर निर्भर करता है। एक दूसरे को बर्दाश्त करने की कला। बिल्कुल। अगर कोई एक समूह या एक भाषा या एक विचारधारा पूरे देश पर हावी होने की कोशिश करे तो दरारें पड़ने लगती हैं, अलगाव की मांग उठ सकती है। जैसे नाइजीरिया का उदाहरण दिया गया है एनसीईआरटी में। हाँ, वहाँ जातीय और धार्मिक मतभेद एक बड़े संघर्ष का कारण बन गए, क्योंकि वहाँ ये आपसी विश्वास की संस्कृति वो विकसित ही नहीं हो पाई। मैं जब ये चैप्टर पढ़ रही थी तो एक बात देखकर बहुत हैरान हुई। इसमें लिखा है कि हमारे संविधान में संघ यानी फेडरेशन शब्द का इस्तेमाल ही नहीं हुआ है। हाँ, ये बहुत लोगों को चौंकाता है। अनुच्छेद 1 कहता है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। मतलब इंडिया जो कि भारत है, राज्यों का एक संघ होगा। ये तो बहुत अजीब है। हम जिस व्यवस्था की बात कर रहे हैं उसका नाम ही नहीं लिया। ऐसा क्यों? ये शब्द चयन महज इत्तेफाक नहीं था, ये एक बहुत सोचा समझा फैसला था। क्या सोच थी इसके पीछे? ये एकता पर जोर देता है। सोचे 1947 में देश का विभाजन हुआ था। संविधान बनाने वालों के मन में सबसे बड़ा डर यही था कि देश फिर न टूट जाए। इसलिए उन्होंने फेडरेशन शब्द से परहेज किया, क्योंकि फेडरेशन में राज्यों को अलग होने का अधिकार हो सकता है, जैसा अमेरिका में बहस चलती है। अच्छा। यूनियन ऑफ स्टेट्स कहने का मतलब था कि भारत एक है और किसी भी राज्य को इससे अलग होने का अधिकार नहीं है। ये एक ऐसा संघ है जो टूट नहीं सकता। अच्छा, तो ये देश की एकता को बनाए रखने की एक तरह की गारंटी थी। तो फिर इन राज्यों और केंद्र के बीच शक्तियों का बंटवारा कैसे किया गया? मतलब ये कैसे तय हुआ कि कौन क्या करेगा? इसका एक फॉर्मूला है, और ये 3 सूचियों मतलब 3 लिस्ट्स में बटा हुआ है। 3 लिस्ट्स? हाँ, पहली है संघ सूची यानी यूनियन लिस्ट। इसमें वो मुद्दे हैं जो पूरे देश के लिए एक जैसे होने चाहिए, जैसे रक्षा, विदेश मामले या मुद्रा। सही बात है। आप सोचिए, अगर हर राज्य की अपनी अलग सेना या अपनी अलग करेंसी होती तो क्या होता? हाँ, वो तो गड़बड़ हो जाती। देश के बजाय 28 अलग अलग देश बन जाते। और राज्यों के पास क्या है? उनके लिए है राज्य सूची,
स्टेट लिस्ट, इसमें वो विषय हैं जो स्थानीय महत्व के हैं, जैसे पुलिस व्यवस्था, कृषि, स्थानीय सरकार। जहां हर राज्य की जरूरतें अलग हो सकती है। बिल्कुल। जाहिर है केरल की कृषि समस्याएं पंजाब से अलग होंगी, तो ये जिम्मेदारी राज्यों को ही देना बेहतर था। और एक तीसरी लिस्ट भी है, समवर्ती सूची। इसका क्या काम है? समवर्ती सूची या कॉन्करेंट लिस्ट में वो विषय हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों की दिलचस्पी है, जैसे शिक्षा, जंगल या ट्रेड यूनियन। इन पर दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन अगर दोनों के बनाए कानून में कोई टकराव हो तो केंद्र का कानून ही मान्य होगा। और जो विषय इन तीनों लिस्ट में कहीं नहीं है, जैसे जब संविधान बना तब साइबर कानून जैसी कोई चीज नहीं थी। हाँ, सही बात है। तो ऐसी अवशिष्ट शक्तियों पर, रेजिड्यूरी पावर्स पर कानून बनाने का अधिकार भी केंद्र को ही दिया गया है। इस बंटवारे को देखकर एक बात तो साफ लगती है कि पलड़ा केंद्र की तरफ ज्यादा भारी है, खासकर जब पैसे की बात आती है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। एनसीईआरटी में ये साफ तौर पर बताया गया है कि आर्थिक और वित्तीय शक्तियां मुख्य रूप से केंद्र सरकार के हाथों में हैं। राज्यों के पास जिम्मेदारियां तो बहुत है, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़कें। लेकिन टैक्स से कमाई के स्रोत बहुत कम है, तो वे अनुदान और वित्तीय सहायता के लिए हमेशा केंद्र पर निर्भर रहते हैं। और यही निर्भरता ही केंद्र और राज्यों के बीच तनाव का एक बहुत बड़ा कारण बनती है। तो ये तो साफ है कि संविधान बनाने वालों ने जानबूझकर एक मजबूत केंद्र सरकार बनाई। लेकिन इसके पीछे क्या सोच थी? सोच के पीछे उस समय की हकीकत थी। आजादी के समय 500 से ज्यादा रियासतें थीं। हाँ, उन्हें भारत में मिलाना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। बहुत बड़ी। फिर देश में भयंकर गरीबी, अशिक्षा और सामाजिक असमानता थी। इन सब से निपटने के लिए एक मजबूत और दिशा देने वाली केंद्रीय सत्ता की जरूरत महसूस की गई। लेकिन एक मजबूत केंद्र होने का एक नुकसान भी तो हो सकता है। कैसा नुकसान? कहीं ऐसा तो नहीं कि दिल्ली में बैठी सरकार तमिलनाडु या नागालैंड की स्थानीय जरूरतों और संस्कृति को ठीक से समझ ही ना पाए? इससे तो टकराव बढ़ेगा। बिल्कुल। और यही टकराव भारतीय संघवाद की कहानी का दूसरा पहलू है। संविधान में कई ऐसे प्रावधान हैं जो केंद्र को असाधारण शक्तियां देते हैं। और यहीं से विवाद शुरू होता है। हाँ, जैसे संसद को किसी भी राज्य की सीमा बदलने या उसका नाम बदलने का अधिकार है। इसके लिए राज्य की सहमति भी जरूरी नहीं है। और आपातकालीन प्रावधान, इमरजेंसी प्रोविजंस भी हैं। वो तो पूरी संघीय व्यवस्था को एकात्मक व्यवस्था में बदल सकते हैं, जहां सारी शक्ति केंद्र के पास आ जाती है। लेकिन सबसे ज्यादा विवाद तो शायद राज्यपाल की भूमिका को लेकर होता है ना? हाँ, राज्यपाल की भूमिका और अनुच्छेद 356 यानी राष्ट्रपति शासन, ये सबसे विवादास्पद मुद्दे रहे हैं। राज्यपाल की नियुक्ति तो केंद्र सरकार करती है। हाँ, और वे केंद्र के एजेंट के तौर पर काम करते हैं। उनके पास राज्य सरकार को बर्खास्त करने की, सिफारिश करने की शक्ति होती है। और एनसीईआरटी बताता है कि अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल अक्सर एक राजनीतिक हथियार के रूप में किया गया है। बिल्कुल। केंद्र में सत्तारूढ़ दल द्वारा राज्यों में विपक्षी दलों की सरकारों को गिराने के लिए, कई बार तो तब भी जब राज्य सरकार के पास विधानसभा में बहुमत था। तो इसी वजह से राज्य ज्यादा स्वायत्तता, मतलब ऑटोनॉमी की मांग करते हैं। हाँ, और एनसीईआरटी के मुताबिक ये मांगे कई तरह की होती हैं। कुछ मांगे राजनीतिक होती हैं कि शक्तियों का बंटवारा राज्यों के पक्ष में किया जाए। कुछ वित्तीय होती हैं कि राज्यों को कमाई के स्वतंत्र स्रोत दिए जाए ताकि उन्हें दिल्ली के सामने हाथ न फैलाना पड़े। सही। कुछ प्रशासनिक स्वायत्तता की मांग करते हैं, जैसे आईएएस, आईपीएस जैसी सेवाओं पर राज्यों का ज्यादा नियंत्रण हो। और कुछ मांगे सांस्कृतिक और भाषाई पहचान को लेकर भी होती हैं। हाँ, जैसे 1960 के दशक में दक्षिण भारत में हिंदी को थोपने के खिलाफ हुए जबरदस्त आंदोलन। हाँ, वो एक बहुत बड़ा उदाहरण है। अच्छा, तो संविधान में तो सब कुछ साफ साफ लिखा है, फिर भी केंद्र और राज्यों में इतनी खींचतान क्यों मची रहती है? मुझे लगता है असली कहानी इन कानूनी दांव पेचों में नहीं, बल्कि असल राजनीति में छिपी है। बिल्कुल सही। एनसीईआरटी भी यही कहता है। भारत में संघवाद का स्वरूप सिर्फ संविधान से नहीं, बल्कि राजनीति के बदलते दौर से तय हुआ है। जैसे 1950 और 60 के दशक में। हाँ, जब जवाहरलाल नेहरू का दौर था, तब केंद्र और ज्यादातर राज्यों में कांग्रेस की ही सरकार थी। तो ये एक परिवार के मुखिया और सदस्यों जैसा रिश्ता था, ज्यादा टकराव नहीं होता था। लेकिन 1960 के दशक के मध्य में स्थिति बदलने लगी। हाँ, कई राज्यों में गैर कांग्रेसी विपक्षी दल सत्ता में आए। तब उन्होंने ज्यादा अधिकारों और स्वायत्तता की मांग जोर शोर से शुरू कर दी। बिल्कुल। और फिर 1990 के बाद एक बड़ा बदलाव आया। केंद्र में गठबंधन सरकारों का दौर शुरू हुआ। अच्छा, कोalition पॉलिटिक्स का दौर। हाँ, अब दिल्ली में सरकार बनाने के लिए राष्ट्रीय दलों को तमिलनाडु के डीएमके या बिहार के आरजेडी जैसे क्षेत्रीय दलों के समर्थन की जरूरत पड़ने लगी। इससे राज्यों का मोल बढ़ गया
उनकी आवाज सुनी जाने लगी। सही कहा। केंद्र को राज्यों के साथ मोलभाव और सहयोग करना पड़ा। एनसीईआरटी इसे एक ज्यादा परिपक्व संघवाद की शुरुआत कहता है, जहां रिश्ते बराबरी के होने लगे। इसी राजनीतिक प्रक्रिया का एक और नतीजा है नए राज्यों की मांग। क्या ये हमेशा भाषा के आधार पर ही हुआ है? शुरुआत में तो हाँ, 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना के बाद भाषाई आधार पर ही राज्यों का गठन हुआ। जैसे 1960 में बंबई प्रांत को गुजरात और महाराष्ट्र में बांटा गया। लेकिन बाद में ये आधार बदल गए। हाँ, बाद में प्रशासनिक सुविधा और विकास की जरूरतों को देखते हुए साल 2000 में 3 नए राज्य बने: छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। और 2014 में तेलंगाना भी। बिल्कुल, आंध्र प्रदेश से अलग होकर। लेकिन राज्यों के बनने से क्या राज्यों के आपस में विवाद नहीं बढ़े? एनसीईआरटी में इसका भी जिक्र है। हाँ, 2 तरह के विवाद बहुत आम हैं। एक है सीमा विवाद, जैसे महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच बेलगाम शहर को लेकर दशकों पुराना विवाद है। हाँ, मैंने सुना है इसके बारे में। महाराष्ट्र कहता है कि वहां मराठी भाषी ज्यादा हैं, इसलिए वो उसका हिस्सा होना चाहिए, जबकि कर्नाटक उसे अपना मानता है। और दूसरा विवाद? दूसरा विवाद जो अक्सर ज्यादा गंभीर होता है, वो है नदी के पानी का बंटवारा। हाँ, कावेरी जल विवाद के बारे में तो हम सब सुनते ही रहते हैं। बिल्कुल, ये सिर्फ पानी का विवाद नहीं है, ये लाखों किसानों की रोजी रोटी और शहरों के पीने का पानी का सवाल है। जब एक राज्य में फसलें सूख रही होती हैं और दूसरे राज्य से पानी नहीं मिलता, तो तनाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच कावेरी जल विवाद कई दशकों से चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के बाद भी अक्सर तनाव बना ही रहता है। भारतीय संघवाद की एक और खास बात है, जिसे एनसीईआरटी ने असम्मित मतलब असिमेट्रिकल कहा है। इसका क्या मतलब है? क्या सभी राज्यों को बराबर नहीं माना जाता? इसका मतलब यही है कि भारत में वन साइज फिट्स ऑल वाला फॉर्मूला नहीं अपनाया गया है। अच्छा। संविधान सभी राज्यों के साथ एक जैसा व्यवहार नहीं करता। कुछ राज्यों को उनकी खास सामाजिक और ऐतिहासिक परिस्थितियों की वजह से विशेष दर्जा और अधिकार दिए गए हैं। खासकर पूर्वोत्तर के राज्यों को। हाँ बिल्कुल, जैसे नागालैंड, मिजोरम, असम। वहाँ की बड़ी जनजातीय आबादी, उनकी अलग संस्कृति और इतिहास को बचाने के लिए संविधान में विशेष प्रावधान है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो शायद जम्मू और कश्मीर और अनुच्छेद 370 था। हाँ था। एनसीईआरटी बताता है कि किन खास परिस्थितियों में जब महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए, तब जम्मू कश्मीर को भारत के बाकी राज्यों से ज्यादा स्वायत्तता दी गई थी। उसके तहत क्या-क्या विशेष अधिकार थे? उसके तहत संघ सूची और समवर्ती सूची के ज्यादातर विषयों पर कानून बनाने के लिए राज्य सरकार की सहमति जरूरी थी। जम्मू कश्मीर का अपना संविधान और अपना झंडा भी था। हालांकि एनसीईआरटी ये भी साफ करता है कि अगस्त 2019 में जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 370 के तहत दिए गए इस विशेष दर्जे को समाप्त कर दिया गया है। हाँ, और राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया गया। जी, ये भारतीय संघवाद के बदलते स्वरूप का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। बिल्कुल। इस पूरी चर्चा के अंत में एनसीईआरटी एक बहुत सुंदर मिसाल देता है। वो कहता है कि संघवाद एक इंद्रधनुष की तरह है, जहां हर रंग की अपनी अलग पहचान होती है, लेकिन वे सब मिलकर एक सुंदर तस्वीर बनाते हैं। बहुत खूबसूरत बात है। इसका मतलब है कि राष्ट्रीय एकता का रास्ता मतभेदों को मिटाने से नहीं, बल्कि उन्हें सम्मान देने से गुजरता है। हाँ, जबरदस्ती की एकता तो वो तो और ज्यादा सामाजिक तनाव और अलगाव पैदा करती है, जो अंत में एकता को ही कमजोर कर सकती है। विविधता में एकता सिर्फ एक नारा नहीं, बल्कि भारत को चलाने का तरीका है। तो एनसीईआरटी का ये अध्याय यही दिखाता है कि भारत में संघवाद कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। बिल्कुल, ये एकता और विविधता के बीच, केंद्र और राज्यों के बीच एक बहुत नाजुक संतुलन बनाए रखने की कला है, जो कभी एक तरफ झुकता है तो कभी दूसरी तरफ। और इस संतुलन को बनाए रखने के लिए किसी कानूनी फॉर्मूले से ज्यादा जरूरी है आपसी विश्वास, सहिष्णुता और सहयोग की राजनीतिक संस्कृति। जब ये संस्कृति मजबूत होती है तो संघवाद सफल होता है। जब ये कमजोर पड़ती है तो विवाद बढ़ते हैं। ये चर्चा एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। आज जब भारत की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियां तेजी से बदल रही हैं, एक राष्ट्र एक चुनाव जैसी बातें हो रही हैं, तो केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का यह संतुलन भविष्य में क्या रूप लेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब भारत की आने वाली संघीय यात्रा ही